हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इन्फोसिस जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है 7,45,000 करोड़। बात करें अगर हम इस कंपनी की, तो ये हमेशा से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कंपनी रही है। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 31% CAGR से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। बट क्या ये सही समय है अभी ये स्टॉक खरीदने का? यही सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, देखते हैं क्या इसकी ग्रोथ रेट्स है, क्या इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई एकदम से कि ये स्टॉक 14-15% तक का करेक्ट हो गया कुछ ही दिनों में। और फिर हम देखेंगे इसका डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस, जहां हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे जोन हैं, कौन सा ऐसा सपोर्ट लेवल है जहां पे आपको ये स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। इन्फोसिस लिमिटेड, इसका मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो ये 1772 है। मार्केट कैप की बात करें तो 7,45,000 करोड़। स्टॉक का अगर हम पी मल्टीपल देखें तो ये 34.7 है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री का पी मल्टीपल देखें तो ये 35.8 है, यानी कि कंपनी इंडस्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रही है। आरओसी की बात करें तो 35.2% रिटर्न है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27.2% है। सबसे पहली बात, ये रिटर्न रेशोस काफी अच्छे रिटर्न रेशोस है। आईटी कंपनीज की यही खास बात होती है कि इनमें से जो भी आईटी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको उनके रिटर्न रेशोस काफी हाई मिलेंगे। साथ में आपको एक और चीज अच्छी आईटी कंपनीज में दिखेगी, वो है डेट इक्विटी रेशियो। जैसे कि हम यहाँ देखें तो उसका डेट इक्विटी 0.08, यानी कि ये कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। बात करते हैं हम उसकी ग्रोथ रेट की, और हम जाते हैं सबसे पहले रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स में। क्योंकि अगर हम देखें रिसेंट में तो काफी सेलिंग इस कंपनी में आई है। अराउंड 13 to 15% कंपनी जो है वो अपने टॉप से बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिक्लाइन हुई है। तो समझते हैं हम क्या हुआ इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है दिसंबर 21। अराउंड 31,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। 22.91% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, जहां दिसंबर 2020 में 25,927,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था। आते हम नीचे और देखते हैं कि बॉटम लाइन में इस ग्रोथ का कितना पार्ट बॉटम लाइन में आया। बॉटम लाइन देखें तो नेट प्रॉफिट 5197 करोड़ से 5809 करोड़, यानी कि यहाँ पे भी हम देखें तो आराम से हमको 14-15% का प्रॉफिट ग्रोथ भी मिला है। फिर क्या रीजन है कि ऐसा हमें ओवरऑल स्टॉक में डिक्लाइन मिला? क्योंकि सेल्स भी अच्छा ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हुआ है। एक ही चीज है जो यह समझ में आती है, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर हम देखें कंपनी के, तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन यूजुअली 24-25% रहे, जो आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसमें आपको दिखेगा। बट सितंबर से ये जो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन दिख रहे हैं, ये एकदम से शूट अप हो गए। जो 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो 29%, 28% तक आ गए। ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। काफी इंप्रूवमेंट था, और इसका काफी चीजें कोरोना वायरस के कारण भी जा रहा था, वर्क फ्रॉम होम और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने काफी गेन करे थे जो कि हायर मार्जिन पे थे। तो क्यूमुलेटिव काफी सारे रीजन से ये ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा था। बट ऐसा लगा रहा है अब देख के कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कंपनी ने दिए थे इन क्वार्टर्स में। क्योंकि उसके बाद अगर हम मार्च में देखें तो यही 28% हो गया। फिर हम अगर जून में देखें तो यही 26% हो गया। और लास्ट 2 क्वार्टर से ये वापस से वही 26% है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वापस से रिवर्ट हो सकता है 24% तक ही। एंड शायद इसीलिए ये जो डिक्लाइन है 3% का ऑपरेटिंग मार्जिन में, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट रहा है। साथ ही में इसके साथ जो दूसरी आईटी कंपनीज भी आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम विप्रो देखेंगे, आप टीसीएस देखेंगे, आप एचसीएल टेक देखेंगे, तो टीसीएस के अलावा सारी आईटी कंपनीज जो कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, लगभग बहुत सब में सेलिंग देखने को हमको मिली है। और ऑपरेटिंग मार्जिन एक रीजन रहा जो बहुत सारी आईटी कंपनीज में कॉमन था। तो ये है रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात। हम देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी में ओवर द इयर्स अब। अगर हम 2010 में देखें तो कंपनी का टॉप लाइन था 22,700 करोड़ के आसपास का, जो कि अभी जाके 1,15,000 करोड़ के आसपास का है। यानी कि यहाँ कंपनी ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स हुई है पिछले 10 साल में। प्रॉफिट की बात करें तो 6,266 करोड़ का प्रॉफिट जो 2010 में था, अब ये जाकर 21,000 के आसपास का है। यानी कि कंपनी अराउंड 3.5x प्रॉफिट भी ग्रो करा है। तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कर रही है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा कर रही है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटेटिव एनालिसिस की। अगर हम कंपटीशन देखें तो लगभग हर कंपनी ही अच्छा ग्रो कर रही है आईटी में। तो ये आपके सामने सेल्स ग्रोथ है,
आप देखिए रिसेंट क्वार्टर्स में 15% टीसीएस ने ग्रो करा, इन्फोसिस ने 18%, विप्रो ने 21%, एचसीएल टेक ने 11%, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको अच्छा देखने को मिला है 11.8%। जहाँ कुछ कंपनीज है जैसे कि टेक एम, एचसीएल टेक, इनमें कुछ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखा। सो कंपेरेटिवली इन्फोसिस उनसे अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये है इसका फंडामेंटल एनालिसिस, और अब हम समझते हैं इसका ओवरऑल टेक्निकल साइड कि क्या ये सही समय है ये खरीदने का, और हम इसके की सपोर्ट जोन्स की बात करेंगे और क्या हो रहा है स्टॉक में पिछले कुछ टाइम से वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर हमको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम बना सकते हैं, और ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको यहाँ देखने को मिला था। इस ब्रेकआउट के बाद कंपनी बहुत सॉलिड तरीके से वर्क कर रही है। कंपनी ने सिंगल साइड एक अच्छा 40% तक का रिटर्न दिया। उसके बाद कंपनी ने एक साइडवेज मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। अब देखिए जब भी कुछ ऐसा अच्छा ओवरऑल रिटर्न आता है 30-40% का, तो कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट होती है, वो पुराने रन को डाइजेस्ट होती है। काफी लोग होते हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्राइस में खरीदा होता है और वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो आपको हर थोड़े थोड़े रन के बाद ऐसा दिखेगा कि स्टॉक बहुत टाइम तक कहीं मूव नहीं हो रहा, फिर एकदम से मूव कर जाता है, फिर काफी टाइम वहीं रहता है, फिर एकदम से मूव कर जाता है। तो यही चीज को बोलते हैं स्टॉक की साइकिल। अगर आप टेक्निकल प्राइस की साइकिल समझना चाहते हैं तो आपको ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद कंपनी ने अराउंड अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 यानी कि 2 मंथ्स का एक कंसोलिडेशन दिया। इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ और फिर कंपनी ने अराउंड 1175 से लेकर 1383 तक का रिटर्न दिया, यानी कि 18%। देखिए ऐसी बड़ी कंपनीज जो भी होती है लार्ज कैप, ये आपको एक सिमिलर पैटर्न में दिखती है काफी बार। जैसे कि एक कंसोलिडेट होगी, फिर 20-25% तक चलेगी, फिर कंसोलिडेट होगी, फिर 20-25% तक। क्योंकि ये पहला 40% हमें काफी टाइम बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, इसलिए ये सिंगल शॉट 40% मिल गया। इसके बाद हमें यहाँ 20%, हम अगर देखें इसके बाद तो फिर स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया, और फिर जो ब्रेकआउट आया वो आया 1400 रुपीज। 1400 रुपीज से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमको फिर 19% तक का रिटर्न मिलता है, जहां से प्राइस 1473 से लेकर 1766 तक आ गया। इसके बाद कंपनी फिर एक साइडवेज मोमेंटम में चली गई। अगर हम देखें यहाँ पे बेस काउंटिंग कर कर, तो ये हमारा पहला बेस रहा, ये हमारा सेकंड बेस, ये थर्ड बेस और ये फोर्थ बेस है। देखिए मैंने आपको पिछले, अगर आप मेरे कुछ स्टॉक एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपको बेस एनालिसिस थोड़ा समझ में आया होगा, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टॉक मूव करता है और क्या एक करेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता तो मेरा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो आपको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी और कार्ड्स में भी दिख रही होगी, आप वहां पे देख सकते हैं। वो वीडियो को देखिए, उसमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से ये बेसिस फॉर्म होते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। क्योंकि हम एक लेट स्टेज बेस पर है, इसलिए अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है equialpha_stocks। अराउंड 4000 मेंबर्स यहाँ ऑलरेडी बेनिफिट हो रहे हैं। डे टू डे बेसिस पे काफी इंसाइटफुल चीजें, चार्ट एनालिसिस और स्टॉक्स से रिलेटेड आइडियाज यहाँ पे शेयर होते हैं। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। आते हैं वापस से, क्योंकि अभी इन्फोसिस एक लेट स्टेज में है। थर्ड के बाद जितने बेस होते हैं सब लेट स्टेज बेस होते हैं, और अब जो आपकी एक्सपेक्टेशन स्टॉक से होनी चाहिए वो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसा ही कुछ रिटर्न वापस से मिलेगा अगले साल में, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ आप ये बिल्कुल ही गलत एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं। अगर हम कोरोना वायरस क्रैश से देखें तो पिछले 1.5 साल में कंपनी ने 126% रिटर्न दिया है, और आप समझिए ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7,45,000 करोड़ तक का है। आपको ये समझना जरूरी है कि स्टॉक आपको यहां से नहीं देखना है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो ये चलना ही चालू नहीं करा है। आप थोड़ा जूम आउट करिए, और जूम आउट करिए और देखिए कि हो क्या रहा है ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड यही हो रहा है कि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो ट्रेंड तो 772 रुपीज से ही चालू हो गया था। अब बात करते हैं टू द पॉइंट, क्या इसे अभी खरीदना चाहिए? जवाब है नहीं। बताता हूं क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए स्टॉक, हम जाते हैं डेली चार्ट पे इस चीज के लिए। अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे हमको एक अच्छा सपोर्ट ये पर्टिकुलर जोन मिलता है। अगर हम देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और स्टॉक ने इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट भी करा है, और यहां से हमें पुल बैक भी मिला है। ठीक है, अब ये जो फॉल है ये फॉल बहुत तेज था। ये फॉल था अराउंड 1900 रुपीज से 1668 रुपीज
तक, वो भी 1 2 3 4 5 6 सेशन में, 6 सेशन में ये स्टॉक 12% तक करेक्ट हुआ है। ये नॉर्मल बात नहीं है इस टाइप की कंपनीज के लिए, जो कि काफी मैच्योर होती है, जो कि काफी बड़ी होती है, जिनमें एक क्लियर कट विजिबिलिटी होती है। ठीक है, अब ऐसे बाउंस के बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक गिरता ही जाता, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे स्टॉक गिरने के बाद एक टेक्निकल पुलबैक आता है, क्योंकि अच्छा सपोर्ट जोन है। काफी लोग देखते हैं इन सपोर्ट जोन्स को। सपोर्ट जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है। अगर हम देखें, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और अगेन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और ये 5th टाइम है जहां स्टॉक इसी सपोर्ट पे आ रहा है। इस पे क्यों नहीं खरीदना चाहिए? कारण यही है कि ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, तो आपको ये पर्टिकुलर, एक बार ड्राइंग सारी हटा देता हूं, आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं 10 वीक मूविंग एवरेज। अगर हम ट्रेंड के स्टार्ट से देखें, तो ये मूविंग एवरेज का वायलेशन कभी नहीं हुआ जो अभी मुझे दिख रहा है। इसलिए ऐसे हाई चांसेस है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ चांसेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ भी यहाँ शोर शॉट बताने नहीं आया हूँ कि शोर शॉट ऐसा ही होगा। स्टॉक मार्केट आर अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो आपको वो समझना पड़ेगा। अच्छे चांसेस है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हमको अगला सपोर्ट जो मिलेगा वो ये पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, जो है 1456, जहां पे हमको मल्टीपल रिजेक्शंस पहले देखने को मिले थे। इसलिए अगर आप में पेशेंस है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए, आप बिल्कुल फोमो में नहीं है कि मुझको अभी खरीदना है, अभी खरीदना है, तो आपको ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन पे अच्छे चांसेस है मिल जाएगा, और ये एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन रहेगा। मैं आपको सेम चीज विप्रो के चार्ट पे भी बता देता हूँ, जो रिसेंटली में हुई है, क्योंकि चार्ट काफी सिमिलर है। विप्रो का ये चार्ट हम देखते हैं, और इसमें भी कुछ सेम वैसी ही चीज देखने को मिली। मैं सारी ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ। अगर आप यही चीज सेम देख रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज का कभी वायलेशन नहीं हुआ था यहां तक। ठीक है, एक बार यहां भी हुआ था, और तभी से ही चीजें वीक हो गई थी। उसके बाद स्टॉक ऊपर जरूर गया, पर देखिए एक क्लियर कट डबल टॉप बनाने की पोजीशन में, और वैसा ही सेम हमको अभी इन्फोसिस में दिख सकता है। और यहाँ पे हमें इमीडिएट सपोर्ट जोन्स जो थे, वो सपोर्ट जोन्स थे ये पर्टिकुलर जोन 600 का, जो कि ब्रेक हो गया, और एक बड़ा सपोर्ट जोन जो कि इधर है अराउंड 530 के लिए, वहां तक आ गया है। तो यही चीज सेम हमको इन्फोसिस के चार्ट में भी दिखने को मिल रही है, और आपको वो चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक अच्छे सपोर्ट जोन का वेट करना चाहिए, जो कि 1465 रुपीज के आसपास का है, जहां पे आपको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मिड टर्म पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी। तो ये है इन्फोसिस का कंप्लीट एनालिसिस और मेरा वर्डिक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टॉक के साथ जो लर्निंग मिलती है आपको, वो लर्निंग मैं कोशिश करता हूँ हर बार नहीं हो, कुछ नया आपको बताऊं। आज भी मैंने आपको नया बताया है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये लर्निंग आज का। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।